Hello, hello everybody. So here I am. I am just opening my new channel. This channel will be regarding how to understand law subjects easily. This will be a learning platform. Uh, See how you can understand the topics. If you find any difficulties, you can also comment. This will be a nice platform where something if you know, you can tell me and you can spread your knowledge. Something which I know, I'll be spreading my knowledge. So let's start. Okay, so my kind of teaching will be I'll be teaching from barracks, okay, which we all law students must be aware of, and some brief notes, and also I'll be giving you references for which you can of course go through. Okay, तो चलिए शुरू करते हैं. There is no language barrier. I'll be explaining in Hindi English both because पढ़ाई में लैंग्वेज कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखती, आपको समझना ज़रूरी है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. So we'll be starting with the Constitution of India first. This, as we all know, this is for the 5-year BLLB course we have Constitution of India from the 3rd year, and for 3 years law LLB they have from 1st year. So this is a very important book and very important subject. As a law student, you can see its thickness, but ये thickness कुछ नहीं है, इससे ज़्यादा इसके references book पर so ओके, तो लेट्स बिगिन. तो कॉन्स्टिट्यूशन खोलने के पहले हम जानेंगे ब्रीफ हिस्ट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस. आफ्टर इंडिपेंडेंस दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, कॉन्स्टिट्यूशन आया कब और क्या क्या हुआ. ठीक है, सो फोकस हियर. तो ब्रीफ हिस्ट्री अगर जानना चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है. कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ कि इंडिया को तो फ्रीडम मिल गया 15 अगस्त 1947 में, बट इट्स सेड दैट स्ट्रगल टू फ्रीडम एंडेड बट स्ट्रगल बिगेन टू सर्वाइव डेमोक्रेटिक इंडिया और यूनाइटेड इंडिया. कि स्ट्रगल फ्रीडम ब्रिटिशर्स से तो फाइट करके हमको फ्रीडम मिल गया, वो लड़ाई तो हम जंग जीत गए, पर जो अभी जो मेन क्वेश्चन था कि हम सर्वाइव कर पाएंगे क्या डेमोक्रेटिक इंडिया और यूनाइटेड इंडिया, ये मेन सवाल था. क्यों क्यों ऐसा क्वेश्चन है? क्योंकि हम देख सकते हैं कि कितनी डिफरेंसेस थे, कल्चरल डिफरेंसेस, जोग्राफिकल डिफरेंसेस, इकोनॉमिक डिफरेंसेस, बहुत सारे डिफरेंसेस थे इंडिया में, क्योंकि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस कल्चर एंड वेरियस स्टेट्स. तो व्हाट हैपेंड देन आफ्टर 1947, वी नो कि अगस्त 15 1947 के बाद जो इंडिपेंडेंस मिला उसमें पार्टीशन हुआ 3 कंट्रीज़ का. और वो 3 कंट्रीज़ कैसे, तो एक इंडिया बना, एक पाकिस्तान बना, और एक थे जो 565 प्रिंसली स्टेट्स थे. प्रिंसली स्टेट्स कौन से थे? जो आर नॉट डायरेक्टली कॉन्क्वर्ड बाय ब्रिटिशर्स बट वेयर अंडर द कंट्रोल ऑफ रीजनल रूलर. इस पर ब्रिटिशर्स का तो हाथ नहीं था, पर राजा रजवाड़ों का हाथ था, जो रेडी नहीं थे इंडिया के फ्रीडम, जो डेमोक्रेटिक इंडिया है उसका पार्ट बनने के लिए. उनको चाहिए था कि उनका एक अलग देश बने. अब क्या हुआ कि अब क्या था कि मिनिस्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कन्विंस करना इन स्टेट्स को, ताकि ये इंडिया में इन्वॉल्व हो सके और एक एक कंट्री बन सके टोटल इंडिया. क्योंकि ये आते तो मैप के हिसाब से, इंडिया मैप के हिसाब से ये सारे प्रिंसली स्टेट्स आते तो इंडिया के ही टेरिटरी में थे. अब सब पर उसमें थे सबसे, अब उन्होंने धीरे धीरे कन्विंस तो कर लिया काफ़ी सारे राजा रजवाड़े की प्रिंसली स्टेट्स को, बट बहुत मोस्ट डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग वेर 3 प्रिंसली स्टेट्स, नेमली जम्मू एंड कश्मीर, हैदराबाद एंड जूनागढ़. अब जम्मू एंड कश्मीर का तो वी ऑल नो व्हाट वाज द सिचुएशन. आप इसमें भी देख सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन और काफ़ी सारे बैरक्स में कि जो अमेंडेड है उसमें 2019 में जो अमेंडमेंट हुआ था कि जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ था, वही था कि जम्मू कश्मीर को हमने इंडिया में इंक्लूड जब किया, वो 2019 में अमेंड हुआ, और सारे बैरक्स में आप देख सकते हो ये अमेंडेड दिखेगा आपको. तो इसी कारण यही सब सिनेरियो देख के रॉबर्ट डाल जो थे उन्होंने एक की क्वेश्चन राइज किया था कि द की क्वेश्चन ही सेड क्या कि द की क्वेश्चन रिमेन्स, विल इंडिया सर्वाइव एज अ डेमोक्रेटिक इंडिया और यूनाइटेड इंडिया, और विल इट बी फ्रेगमेंटेड? बिकॉज सेम प्रॉब्लम, बिकॉज देर आर डिफरेंसेस इन इकोनॉमिक, कल्चरल, जोग्राफिकल, सोशल एट्सेट्रा. अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ था. अगर जूनागढ़ का देखें तो जूनागढ़ जो था ये गुजरात में आता था. अब वहाँ का जो नवाब था उसका इंटेंशन था कि वो पाकिस्तान में जुड़ जाए, बट वहाँ की पब्लिक नहीं चाहती थी. वहाँ की पब्लिक चाहती थी कि वो इंडिया में स्टे करे. पर जैसे भी कन्विंस करके और पब्लिक की इस पे जो नवाब है वो वहाँ से निकल पड़ा, और फिर बाद में जो हम जूनागढ़ को हम इंडिया में इन्वॉल्व कर पाए. उसके बाद हैदराबाद ऐसा है कि महाराष्ट्र के पास ही पड़ता है. वो बहुत डिफ़िकल्ट था क्योंकि वहाँ पे मराठवाड़ा जो था प्लेस, वो भी हैदराबाद में आता था उस वक्त. एंड उसी वक्त जो चीज़ें थी, और ये रॉबर्ट डाल जब आए थे तो इन्होंने यही सब सिचुएशन देख के ऐसा क्वेश्चन अराइज किया था. बाद में आता है जम्मू एंड कश्मीर. अब जम्मू एंड कश्मीर का ऐसा था कि जब बहुत रिक्वेस्ट किया, बहुत कन्विंस किया पॉलिटिकल पार्टीज़ ने वगैरह, मिनिस्टर्स ने उनको, बट वो नहीं माने. बट बाद में जब पाकिस्तान ने हमला किया
जम्मू एंड कश्मीर पर, तब जाके वहाँ के राजा ने खुद ही रिक्वेस्ट किया इंडिया को कि हमको इंडिया में आना है या हमको हेल्प करो। तो इंडिया ने वही कहा कि हम मिलिट्री हेल्प तभी देंगे जब आप हमारे इंडिया में इंक्लूड होना चाहोगे। तो फिर तब जाके, बट फिर भी जम्मू एंड कश्मीर हुआ इंक्लूड, बट फिर भी वहाँ पे तब भी वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का रूलिंग नहीं हो पाती थी, वो स्टेट गवर्नमेंट ही चलाता था उसको। बट बाद में जब ये 2019 का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ, उसके बाद सब कुछ इट ऑल्सो केम इन अ डेमोक्रेटिक इंडिया। ओके, सो इससे आगे मैं नहीं जाऊँगी बिकॉज आई डोंट थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर learning constitution. This is important when you'll be learning only the history of constitution and that is very vast. उसके लिए हम कभी और दिन निकालेंगे। अब जानते हैं थ्री टर्म्स। ओके, लेट्स सी, हैव यू एवर हर्ड दिस थ्री टर्म्स? कॉन्स्टिट्यूशन तो सबने सुना होगा, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एक अलग टर्म होता है। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन। देन देयर इज अनदर टर्म कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म तो और भी डिफरेंट है अमॉन्ग दिस टू। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ स्टेट। दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ लैंड। It's a supreme authority. So what does constitution mean? Constitution is something that is bare contents. Okay, constitution deals with provisions from article 1 to 395. Constitutional, अब लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या है? स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम प्रोविजंस फ्रॉम आर्टिकल 1 to 35 प्लस ऑल द लैंडमार्क जजमेंट दैट इंक्लूडेड इन द constitution in the making of constitution and in all the changes made in the constitution. So judicial decisions involved in the constitution and which made changes to a constitution. Now what is constitutionalism? Constitutionalism अब कैसे समझाए? तो हर कंट्री में ज़रूरी नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन है तो दैट कंट्री इज़ वर्किंग और इज़ प्लेइंग विद कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन होने के बावजूद ऐसी कई कंट्रीज़ हैं, जैसे कि एग्जांपल नॉर्थ कोरिया, जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन है बट द कंट्री डज नॉट possess constitutionalism. Constitutionalism is something that envisages checks and balances and putting the powers of the legislature and executive under some restraints and not making them arbitrary. ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल समझने के लिए वी कैन गो विद द एलिमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। क्या हो सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल के एलिमेंट्स? रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होना जरूरी है कोई एक कंट्री में, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी जरूरी है, डॉक्ट्रिन ऑफ रूल ऑफ लॉ, doctrine of separation of powers. The rule of law and separation of powers, we'll discuss this in another video, but for a brief I can tell you, in a brief idea, rule of law is where we tell that no king or no person is above law. Law prevails over anything. Whereas doctrine of separation of powers says that हर कंट्री में लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी होता है। ये तीनों जो सिस्टम्स हैं, ये तीनों सिस्टम्स आर ब्रांचेस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, बट ये तीनों का पावर सेपरेट होना चाहिए। दे शुड वर्क सेपरेटली, बट अब ऐसा भी नहीं है कि वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स है कि सेपरेट ही रहना चाहिए, वो एक साथ एक दूसरे के ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस का काम करते हैं। और सेपरेशन ऑफ पावर इसलिए ज़रूरी है कि चेक्स एंड बैलेंसेस रहे, वरना वो बहुत ही आर्बिट्ररी हो जाएगा। ओके, देन फ्री इलेक्शंस टू लेजिस्लेचर, ये ज़रूरी है कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पजेस करने के लिए। कंट्री ऐसे ही डेमोक्रेटिक या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पजेस करने वाली नहीं कहलाएगी जब तक फ्री इलेक्शंस नहीं है। अकाउंटेबल एंड ट्रांसपेरेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, फंडामेंटल राइट्स ऑफ पीपल, वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स ऑफ पीपल, देन डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स एंड एटसेट्रा, मेनी टू गो। तो ओके, अब स्टार्ट करते हैं अपन कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले कौन लोग थे और क्या क्या हुआ? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें याद रखनी चाहिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 26 नवंबर 1949। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी कौन? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो है जहाँ पे 390 प्लस लोग थे जो आफ्टर इंडिपेंडेंस एकजुट हुए थे। क्यों? क्योंकि बहुत सी चीज़ें कंट्री अभी जस्ट इंडिपेंडेंस मिला था कंट्री को, तो बहुत सी चीज़ें करनी बाकी थी, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी। उसी में से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में से एक कमेटी को थी ड्राफ्टिंग कमेटी। वो ड्राफ्टिंग कमेटी किस लिए थी? ड्राफ्ट बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का। तो पहले तो अपन देखते हैं कि फर्स्ट चेयरमैन कौन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। वो टेम्प्रेरी चेयरमैन थे। जैसे ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी तो एक टेम्प्रेरी चेयरमैन की नीड थी, तो वो तब बने थे सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद जो परमानेंट प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो थे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से ड्राफ्टिंग कमेटी बनी गई थी, तो वो स्टैब्लिश हुई थी। उस वक्त क्या हुआ कि वो हुई थी स्टैब्लिश ऑन डेट 29 अगस्त 1947। उसमें वो कमेटी में कौन लोग थे, ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वी मस्ट नो कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इतना इंपॉर्टेंट, जो हमारी पार्ट हमारी लाइफ का है, हमारे इंडिया का इतना इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है ये, वो किसने बनाया था? तो 7 मेंबर्स थे, जिसमें के जो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे एज ए चेयरमैन जो इलेक्ट हुए थे वो थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। अब उसमें के मेंबर्स और जो 7 मेंबर्स थे वो थे अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, एन गोपाला स्वामी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्तर, डी पी खेतान।
खैर बी.आर. मित्तल और डी.पी. खेतान ये तो बाद में रिप्लेस हो गए थे 2 और लोगों से, क्योंकि इन दोनों की डेथ हो गई थी। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूशन में कितने क्या है, मतलब क्या इंक्लूड करता है वो? तो 395 आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, 12 शेड्यूल्स हैं और 22 पार्ट्स हैं। ये इंपॉर्टेंट है याद रखना कि 395 आर्टिकल्स है, 12 शेड्यूल्स है, 22 पार्ट्स है। अब अब कहा जाता है कि बहुत सी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन की बोरोड है। ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि बट ऑब्वियस बात है, जब आपका कंट्री जब पहले कभी उसने इंडिपेंडेंस देखा ही नहीं, और जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात आती है, तो हम जो अच्छी कंट्रीज़ है जिसने जिनके जिनके ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशंस बने हुए थे और जहाँ से अच्छी अच्छी बातें जो मिली हमको, हमने वहाँ से बोरो की। पर फिर भी इस पर भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि इवन इफ इट इज़ अ पैचवर्क, इट इज़ अ ब्यूटीफुल पैचवर्क। ये भलाई हमने कोई कॉपी तो नहीं किया है, हमने बोरो किया है आइडिया। अगर हमने आइडिया बोरो भी किया है, बट ये ब्यूटीफुली एक अच्छे स्ट्रक्चर्ड मैनर में बनाया हुआ एक कॉन्स्टिट्यूशन है, और इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। खैर, अब बोरोइंग्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली चीज़ें हैं कि क्या चीज़ कहाँ से बोरो की गई। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो अपन देखते हैं, वो यूके से बोरो किया। रूल ऑफ लॉ जो अभी मैंने समझाया था, वो भी यूके से बोरो किया। रूल ऑफ लॉ यानी किंग इज नो किंग और नो पर्सन इज अबाउ द लॉ, ओनली लॉ प्रिवेल ओवर एवरीथिंग। देन प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, वो भी यूके से बोरो किया। प्रियम्बल यूएसए से बोरो किया। प्रियम्बल विल स्टडी इसके आगे में, वो यूएसए से बोरो किया। फंडामेंटल राइट्स जो कि पार्ट 3 में दिया गया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, वो यूएसए से बोरो किया। सेपरेशन ऑफ पावर यूएसए से बोरो किया। जुडिशियल रिव्यू यूएसए से बोरो किया। इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ यूएसए से बोरो किया। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरलैंड से बोरो किया। इनके कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया, मेनली अपन ये समझेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A में दिया है, जो वो यूएसएसआर से बोरो किया, जो कि अभी मैक्सिमम पार्ट यूएसएसआर का रशिया है, तो यू कैन रिमेंबर इट एज रशिया ऑल्सो। इमरजेंसी पावर्स जो थे वो जर्मनी से बोरो किया। कॉन्करेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा से। कॉन्स्टिट्यूंट अमेंडमेंट साउथ अफ्रीका से। ये सब हो गए क्या क्या बोरोइंग। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रियम्बल से। तो प्रियम्बल क्या है? प्रियम्बल तो प्रियम्बल ये क्या है? ये एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पार्ट है, जिससे कि आपको पूरा समझ आ जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। ठीक है, प्रियम्बल इसका अगर देखा जाए तो प्रियम्बल प्रेजेंट्स तो इंटेंशन ऑफ फ्रेमर्स, कोर वैल्यूज, प्रिंसिपल्स ऑफ नेशन। ये ऑल टुगेदर एक ऐसा पार्ट है जो आपको पूरे कॉन्स्टिट्यूशन क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है वो आपको बता सकता है। तो ऑल्सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप दिस बाय हार्टेड, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर लॉ स्टूडेंट्स स्पेशली. So what preamble says: We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote them all, fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby who we do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. ठीक है, तो प्रियम्बल के बारे में पहले जान लेते हैं कि प्रियम्बल के बारे में लोगों ने क्या कहा है। के मुंशी जी कहते हैं हॉरोस्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है प्रियम्बल। ठाकुर दास भार्गवा का कहना है कि इट्स अ सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एन ए पालकीवाला सेज इट्स आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों इतना इंपॉर्टेंट कह रहे हैं इस प्रियम्बल को, लेट्स सी। तो ये क्या कहाँ से स्टार्ट होता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब आप इसको ऐसे पैराग्राफ कर सकते हो कि ये वी द पीपल ऑफ इंडिया से यहाँ तक, ये जो यहाँ तक है, ये यहाँ तक आपको क्या बता रहा है? ये आपको बता रहा है कि क्या कह रहा है, देखते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ। तो ये जो पहला पार्ट है, ये आपको क्या कह रहा है कि इंडिया को हम क्या बनाना चाहते हैं, इंडिया को हम क्या देखना चाहते हैं, और इंडिया में हम क्या कॉन्स्टिट्यूट करना चाहते हैं। वो क्या क्या है? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। अब एक सेकेंड, मैं हम क्यों कह रही हूँ? क्योंकि सोर्स क्या है इस प्रेमबल का, कैसे किसने बनाया है, या कौन आगे लेकर जा रहे हैं। तो यहाँ स्टार्टिंग में लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम भारत के नागरिक, हम चाहते हैं कि हमारा इंडिया ये कॉन्स्टिट्यूट करे एक सोवरेन, एक सोशलिस्ट, एक सेक्युलर, एक डेमोक्रेटिक और एक रिपब्लिक इंडिया। मतलब इंडिया में हम ये 3-4-5 चीज़ें देखना चाहते हैं। अब सोवरेन क्या है? तो सोवरेन मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, नॉट बिंग इन कंट्रोल ऑफ एनी पावर। मतलब हम किसी के भी अंडर में नहीं काम करेंगे, हम किसी के कंट्रोल में नहीं रहेंगे, हम फ्री है कोई भी पावरफुल कोई भी चीज़ के, अथॉरिटी के। ठीक है, सोवरेन। सेकंड है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट क्या कहता है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। मतलब हम एक ऐसा इंडिया चाहते हैं जहाँ पे पुअर, रिच, मिडिल क्लास, कोई भी लोगों के लिए
डिस्क्रिमिनेशन ना हो और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ रहे। ओके, देन सेक्युलर। सेक्युलर क्या होता है? सेक्युलर मतलब कि हम जानते हैं कि जहाँ पे सारे रिलीजियस जो भी जितने भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस है उन सबको इक्वल रिस्पेक्ट मिले। बट इस प्रियम्बल में इसका मतलब ये भी होता है कि यहाँ पे स्टेट और सेंट्रल ये दोनों भी बिल्कुल भी इंटरफेयर ना करे जब स्टेट का मैटर कोई चल रहा है तो, और यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट एकदम न्यूट्रल एक्ट करे। फिर है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक जो हम अच्छा एग्जांपल है डेमोक्रेसी का अगर देखें तो इलेक्शन, फ्री इलेक्शन, इलेक्शन का हक जो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन पॉलिटिक्स आल्सो। डेमोक्रेसी इज समथिंग बाय द पीपल फॉर द पीपल एंड विद द पीपल। देन देर इज रिपब्लिक। रिपब्लिक इंडिया क्या है? रिपब्लिक इंडिया मतलब जहाँ पे आप आपका हेड, आपके स्टेट का हेड आप खुद चुन रहे हो, इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो दैट इज रिपब्लिक इंडिया। अब इसमें एक और चीज़ देखा जाए कि जो सोवरेन और डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक है, ये तीन टर्म्स तो पहले से थे प्रियम्बल में, सोवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। जो सोशलिस्ट और सेक्युलर है, ये दो टर्म ऐड हुए थे 42nd अमेंडमेंट से 1976 के। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखने की कि 42nd अमेंडमेंट 1976, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, वो हुआ था। उस अमेंडमेंट से दो टर्म्स इंसर्ट किए गए थे, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। ठीक है, अब हमने ये पैराग्राफ समझ लिया कि ये हम क्या कॉन्स्टिट्यूट करना चाह रहे हैं हम इंडिया को, और हम इंडिया को कैसे देखना चाह रहे हैं। अब उसके बाद हम जो पढ़ेंगे क्या लिखा है, एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस, उसके बाद लिबर्टी, उसके बाद इक्वालिटी, उसके बाद फ्रैटर्निटी। तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है ऑब्जेक्टिव, ये बता रहा है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो वो है जस्टिस देना, जस्टिस टू सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। Liberty, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship. Then equality, equality of status and of opportunity. And to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. ठीक है, ये हो गए ऑब्जेक्टिव्स कि ये सारा सिटीजन्स को देना चाहते हैं वो, हम खुद सिटीजन्स को ये सब चीज़ें देना चाहते हैं। अब इसमें एक और चीज़ की जो इंटीग्रिटी टर्म है, वो भी 42nd अमेंडमेंट से इंसर्ट किया गया था। नेक्स्ट व्हाट आखिरी का लाइन कहता है, इन आर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949 डू हियर बाय अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है याद रखने की, कि कब ये इनैक्टमेंट इस कॉन्स्टिट्यूशन की हुई, वो था 26th डे ऑफ नवंबर 1949, जो कि हम कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम पे सेलिब्रेट करते हैं। तो वी सिटीजन्स, वी द पीपल ऑफ इंडिया डू हियर बाय अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये है प्रियम्बल। इस जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि आपने लर्न तो कर ही लेना चाहिए, नहीं लर्न तो आपको एटलीस्ट ये हाईलाइटेड टर्म्स तो बिल्कुल याद रहने चाहिए। आगे आते हैं अपन कि अब इस प्रियम्बल से रिलेटेड दो लैंडमार्क जजमेंट है। ओके, तो दो इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है प्रियम्बल से रिलेटेड, एक है री बेरुबारी का और है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। आई थिंक लॉ में एंटर करने के पहले से हम ये केस को बहुत सुना होगा, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट केस, क्योंकि ये अकेला एक केस है 1973 का, जिसमें 13 जजेस थे एक एक केस में, 13 बेंच का जजेस का बेंच था ये केस। तो यू कैन गेस क्या ग्रेविटी होगी उस केस की नाउ। अब ये पहले रे बेरुबारी का केस से स्टार्ट करते हैं। तो इस केस में क्या हुआ था कि जो पार्लियामेंट है वो अमेंड करना चाह रहा था प्रियम्बल को। अब वो स्टोरी आई विल नॉट एक्सप्लेन ऑल द फैक्ट्स वगैरह, बट मेन मैं आपको समझा रही हूँ कि जो प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो अमेंड करना चाह रहा था पार्लियामेंट। अब यहाँ अंडर व्हाट प्रोविजन, तो 368 आर्टिकल के अंडर में वो प्रियम्बल को अमेंड करना चाह रहे थे। अब 368 आर्टिकल क्या कहता है कि पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर देयरफॉर। अब पार्लियामेंट के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स प्रियम्बल, ठीक है, बट अपोजिंग पार्टी जो थी उन्होंने इसको नहीं अलाउ किया। दे सेड कि नहीं, प्रियम्बल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे मेन क्वेश्चन जो अराइज हुआ इस केस में वो यही था कि क्या प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का और कैन इट बी अमेंडेड। तो प्रियम्बल यहाँ पे जो भी सारा चीज़ें हुई उसमें ये निकला कि कोर्ट हेल्ड किया, सुप्रीम कोर्ट, कि नहीं, प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो बट ऑब्वियस दूसरे क्वेश्चन का यही आंसर आएगा कि नहीं, प्रियम्बल कैन नॉट बी अमेंडेड। अब ये बात हो गई बहुत पुरानी। अब इसके बाद क्या हुआ, 1973 में केशवानंद भारती का केस आया। अब इसमें क्या हुआ था कि केरला रिफॉर्म्स एक्ट जो बना था वो 9th शेड्यूल में इनलिस्ट होने वाला था। अब वहाँ पे उन्होंने ये क्लेम किया कि वो वॉयलेशन है 14th आर्टिकल का और 21 आर्टिकल का, और ये प्रोटेक्ट करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट नहीं हो सकते। अब उसमें क्या हुआ कि उन्होंने ये कहा कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे वापस से यही बात आई कि क्योंकि ये तो निकला था हमारे री बेरुबारी केस से, तो अब यहाँ पे यही क्वेश्चन अरोज हुआ कि जो व्यू दिया गया है री बेरुबारी केस में, क्या वो सही है, और क्या सही में प्रियम्बल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, या प्रियम्बल पार्ट है, और क्या प्रियम्बल अमेंड हो सकता है। तो इस केस में जो कि 13 जजेस का बेंच था, जो वहाँ पर ये कहा गया कि प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और प्रियम्बल को आप अमेंड कर सकते हो। और उसी के बाद जो 1973 के बाद, उसी के बाद जो पहला अमेंडमेंट हुआ
उस केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस के बाद वो था 1976 में, जो कि 42nd अमेंडमेंट था। और ये सिर्फ एक ही अमेंडमेंट हुआ है प्रीएम्बल में, उसके बाद से एक भी अमेंडमेंट नहीं हुआ है। तभी ये जो दो टर्म्स इंसर्ट किए गए, सोशलिस्ट और सेक्युलर और इधर इंटीग्रिटी, तो ये है प्रीएम्बल। ओके, तो आई होप आपको प्रीएम्बल समझा होगा। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ पार्ट 1। पार्ट 1 कंसिस्ट ऑफ आर्टिकल 1 to 4। ठीक है, तो पहला आर्टिकल कहता है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द इंडिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो इंडिया क्या है? इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, दैट इज बहुत सारे स्टेट्स मिला के एक इंडिया या एक भारत बन रहा है। सेकंड कहता है द स्टेट्स एंड द टेरिटरी शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। नाउ अब ये जो बेयर टेक्स्ट है ये आपको कहीं कहीं ईजी लगेगी, जहाँ पे मुझे एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट जो टर्म्स मुझे पता है कि उसका मीनिंग क्या इंटरप्रेट हुआ है और क्या इट इंक्लूड्स, आई विल बी एक्सप्लेनिंग दे। स्टिल इफ यू हैव problem in when I'm reading bare text and I'm not explaining, you can comment below that you didn't understood। ठीक है, तो सेकंड क्लॉज क्या कहता है? द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। अब फर्स्ट शेड्यूल क्या है? आपको याद होगा, हमने देखा था 395 आर्टिकल्स है, 12 शेड्यूल्स है और 22 पार्ट्स है। तो ये 12 शेड्यूल्स उसी में का फर्स्ट लुक एट दिस, ये है फर्स्ट शेड्यूल। ये देखो यहाँ पे लिखा भी आर्टिकल 1 and 4। तो यहाँ पे सारे स्टेट्स के नाम और कब कब वो इंसर्ट हुए इन दिस फुटमार्क, यहाँ पे लिखा है कि कब कब वो इंसर्ट हुए विथ ईयर के साथ। ठीक है, तो जब भी कोई नया स्टेट बनता है तो हम उसका नाम कहाँ पे देख सकते हैं? फर्स्ट शेड्यूल में आपको उसका नाम मिल जाएगा। देन थर्ड क्या कहता है? द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज द टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स। ठीक है, अब टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या क्या कंप्राइज करेगा? तो टेरिटरी ऑफ स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज आर स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। देन सच अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड। अब व्हाट डज इट मीन एज मे बी एक्वायर्ड? ठीक है, जो समय के साथ एक्वायर होगा उनका नाम भी इसमें उनको भी समझा जाएगा कि वो टेरिटरीज है या स्टेट्स है। अब उसी पर एक केस है बेरुवारी का, जहाँ पे क्वेश्चन अरोज हुआ कि वेदर पार्लियामेंट हैज़ पावर टू सीज टेरिटरी एंड टू गिव टू अदर कंट्री। तो यहाँ पर क्या निकला? यहाँ ये कौन सा वक्त का, ये कौन से समय का है? जब हमारा इंडिया कुछ जस्ट इंडिपेंडेंस मिला था। उस वक्त अपन देख सकते हैं कि इंडिपेंडेंस मिला ज़रूर था, बट फिर भी हमारे काफ़ी सारे स्टेट्स जो हमारी टेरिटरी के काफ़ी सारे स्टेट्स जो है वो कुछ हमको हासिल करना पड़ा था। जैसे पाकिस्तान से हमने जम्मू कश्मीर हासिल किया, जैसे उन्होंने उस पर हमला बोल दिया था। तो जो अभी भी आपने देखा होगा कि पीओके जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो एरिया है वो अभी भी हमारे पास नहीं है। उसके बाद तो वैसे ये बेरुवारी के केस में था। तो ये क्वेश्चन अरोज हुआ कि था कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो टेरिटरी सीज करके फॉरेन कंट्री को दे सकते हैं। तो उस वक्त उस केस में इस आर्टिकल से रिलेटेड अगर देखा जाए तो हाँ, पार्लियामेंट के पास पावर है सीज करके देने का। क्यों? क्योंकि अगर एक्वायर का देखें तो पावर टू एक्वायर ऑल्सो इंक्लूड्स पावर टू सीज। अब हम आर्टिकल 2 और 3 साथ में कंपैरिजन में पढ़ेंगे। ठीक है, एंड आर्टिकल 2 क्या कहता है? एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। आर्टिकल 3 क्या कहता है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। अब कुछ लग रहा हो ना, कुछ डिफरेंस तो है। एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स और फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो सबसे पहले अब करता कौन है? ठीक है, किसके पास पावर है? एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स का पावर किसके पास है? पार्लियामेंट। और कैसे करेगा पार्लियामेंट मेड बाय लॉ। सेम फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स का किसके पास पावर है? पार्लियामेंट। हाउ? कैसे करेगा? पार्लियामेंट मेड बाय लॉ। अब जो डिफरेंस है वो ये है कि एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स और फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, क्या ये सेम साउंड कर रहा है? नहीं। एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स क्या है कि एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स मतलब कि दूसरे बाहर की टेरिटरी से इन्वॉल्व करना, एडमिट करना और अपने कंट्री में न्यू स्टेट बनाना इज एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स। और फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स क्या है कि अपने ही इंडिया के अपने ही टेरिटरी की स्टेट्स को या तो डिवाइड करके दो अलग अलग स्टेट बनाना या तो दो अलग अलग स्टेट्स को एक करना। ठीक है, ये होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। तो अब एक और चीज़ है कि अब यहाँ पे क्या कहा है कि एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स। तो एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स में यूनियन टेरिटरीज इंक्लूड होगा क्या? यही क्वेश्चन अरोज हुआ था एक अलग केस में, मगन भाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। तो वहाँ पे ये कहा गया था कि अगर यूनियन टेरिटरी अदर कंट्री से ली जाती है और अपनी कंट्री में उसको इंक्लूड किया जाता है, तब जो है ये आर्टिकल के अंडर में नहीं, बट एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लगेगी उसके लिए, और तब जाके वो यूनियन टेरिटरी हमारे कंट्री का कहलाया जाएगा। तो देखो, आर्टिकल 2 भी अपना क्लियर हो गया, एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। अब आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 कहता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स। अब ये अपन पढ़ लेते हैं। पार्लियामेंट में बाय लॉ फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट्स और पार्ट्स ऑफ स्टेट्स और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था। अब वो कैसे कर सकते हैं? तो दे कैन इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट, अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट। ये सारा अल्टरेशन का टाइप है। ठीक है, अब इस प्रकार से वो अल्टर कर सकते हैं।
ठीक है। अब इसमें क्या हुआ था कि अब जब यहाँ पे अलग अलग स्टेट बनेंगे, या तो स्टेट डिवाइड होकर नए स्टेट बनेंगे या तो दो स्टेट जुड़ के एक नया स्टेट बनेगा, तो बट ऑब्वियस बात है जो हमने यहाँ पढ़ा था कि शेड्यूल 1 में उसका नाम स्पेसिफाई कर दिया जाएगा, यानी इंसर्ट कर दिया जाएगा विद द ईयर। तो जब यहाँ पे अगर न्यू स्टेट बनेगा तो बट ऑब्वियस बात है कि फर्स्ट शेड्यूल में नाम चले जाएगा। उसी के साथ शेड्यूल 4 आप देखना पढ़ना, शेड्यूल 4 में ये कहा जाता है, ये देखा जाता है कि शेड्यूल 4 में उस स्टेट के कितनी सीट्स अलॉकेट होगी इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स, वो मेंशन है शेड्यूल 4 में। तो जब यहाँ पे नया स्टेट बनेगा या डिलीट होगा या जो कुछ होगा, तो बट ऑब्वियस बात है कि शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 दोनों में कुछ ना कुछ चेंजेस बने जाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अरोज हुआ कि अब जैसे हमने यहाँ देखा कि यूनियन टेरिटरी बन रही है तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जरूरी है। अब अगर ये शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो ये सब स्टेट इंडिया के अंदर में स्टेट्स बन रहे हैं, और जब कुछ चेंजेस हो रहे हैं जो शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 में भी चेंजेस अपीयर होंगे, क्या उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ज़रूरी है? तो उसका आंसर अपन देख सकते हैं आर्टिकल 4 में। आर्टिकल 4 क्या कहता है, यू रीड बाय योरसेल्फ दिस आर्टिकल, आई विल एक्सप्लेन यू कि आर्टिकल 4 क्या कहता है कि व्हेनेवर न्यू स्टेट इज फॉर्म्ड, ठीक है, एंड इफ एनी चेंज इन आर्टिकल 2 और 3, ठीक है, अगर कोई भी न्यू स्टेट बन रहा है आर्टिकल 2 और 3 में, न्यू स्टेट कहा जा रहा है, ठीक है, न्यू स्टेट यानी कि कंट्री के अंदर में कोई भी कुछ भी चेंजेस होकर न्यू स्टेट बन रहा है, तो अंडर आर्टिकल 2 और 3, और अगर कोई भी चेंज और उसके बाद कोई भी चेंजेस बन रहे हैं शेड्यूल 1 और 4 में, तो इसके लिए उसको to give effect to any law enacted under Article 2 or Article 3 of Constitution, such changes shall not be considered to be constitutional amendment. ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है no such law as aforesaid shall be deemed to be an amendment of this Constitution for the purpose of Article 368. ओके, तो ये हो गया आर्टिकल 1 to 4। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। सो गुड बाय, यही तक आज पढ़ते हैं, कल अपन आगे पढ़ेंगे।